इवनिंग फ्रेंड्स, आपका जो है कल आपका प्रकाश का जो जितना भी चैप्टर था 157 आपका टोटल प्रश्न था, देखो तो वो आपका कल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग उष्मा जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे और उष्मा से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न है इसमें उसको जल्दी से आइए ख़त्म करते हैं। ये पहला प्रश्न आपका MPPCS 2023 का है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है निम्न में से अधिक पोषण ट्रैफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो निम्न में से अधिक पोषण स्तर पर जाने से कम हो जाता है और इसे निम्नलिखित के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम के द्वारा जो है ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से अधिक पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भोजन की रासायनिक ऊर्जा सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और यह ऊर्जा जो है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषीय स्तरों तक संचारित होती है। खाद्य श्रृंखला का विभिन्न पोषीय स्तर तक संचालित होता है। यह ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के दो भिन्न नियमों पर आधारित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर और अगले पोषीय स्तर के बीच में बड़ी मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा की इस हानि का मुख्य कारण क्या है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जो स्पष्ट करता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो प्रणाली में एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है 10% नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही जो है वो एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरित होती है, शेष तो वातावरण में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो है रासायनिक ऊर्जा सभी जीवित जीवों में आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और ऊर्जा श्रृंखला जो है आपका ऊर्जा खाद्य श्रृंखला ये सभी विभिन्न स्तरों तक संचारित होते रहता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है दो भिन्न नियम पर आधारित है। ये जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर पे होता है और अगले पोषीय स्तर के बीच दो पोषीय स्तर के बीच जो एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाती है उसके बारे में बात की गई है जी। ऊर्जा की हानि का कारण क्या है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम होता है। यह स्पष्ट करता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप में दूसरे रूप में जब परिवर्तित होती है तो प्रणाली में एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है और किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो 10% ही नियम का पालन करता है। बाकी तो आपका इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरित होती है। सिर्फ अगर दो दो ऊर्जा स्तर है और तो एक ही मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो आपका 10% ही दूसरे में जा रहा है, बाकी तो वातावरण में नष्ट हो जाता है और ये ऊष्मागति का दूसरा नियम कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस है, द्रव है और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, वह ताप बिंदु कौन सा है जिसमें ठोस, द्रव और गैस एक साथ रहे? तो वो है त्वरित बिंदु, जिसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। त्वरित बिंदु जो है दाब एवं ताप का एक ऐसा अनोखा संयोजन है जहाँ पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, तरल है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। त्वरित बिंदु वहाँ स्थित होता है जहाँ ठोस तरल, ठोस गैस एवं तरल गैस साम्यावस्था रेखाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए जल का त्वरित बिंदु तापमान 273.16 केल्विन तथा दाब 611.657 पास्कल द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? तो ये विकिरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक है, जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है तो वो विकिरण के द्वारा ऐसा होता है, जो बिना माध्यम के ही वहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन चलो देखते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए ना विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस में तथा द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है हो गया आपका
ठीक है। तो जो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विकिरण विधि में ही एक ऐसा है जो कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस तथा द्रव में क्रमशः चालन तथा संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोस में कैसे होता है? चालन विधि से होता है। द्रव में कैसे होता है? संवहन विधि से होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो क्या है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस में और द्रव में होता है। गैस में और द्रव में संवहन विधि के द्वारा होता है और ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है। संवहन कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव और गैस में ही होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण जैसे कि आग पर रखी हुई पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। संवहन के द्वारा ही जल जो है गर्म होता है। ठीक है। 5 नंबर देखो क्या है। थर्मोफ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। थर्मस फ्लास्क में क्यों गर्म या ठंडा रहता है? क्योंकि जो है कि संचालन भी होता है, उसमें कंडक्शन भी हो रहा है, संवहन और विकिरण सभी हो रहा है। ठीक है, इसलिए वह गर्म या ठंडा रहता है लंबे समय तक, ऊष्मा की उसमें हानि नहीं होती है। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि और प्राप्ति नहीं होती है। 6 नंबर प्रश्न देखो क्या है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि बी, यानी कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 100 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होते हैं। मतलब भाप के द्वारा जो है जलन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाष्प के द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वाष्प है उसके द्वारा जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से ज़्यादा गंभीर होगी क्योंकि वाष्प में ना उसकी गुप्त ऊष्मा भी होती है और गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा जलन महसूस होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। तो गुप्त ऊष्मा जो 540 कैलोरी ज़्यादा है उसके कारण जलन भी ज़्यादा लगती है। ठीक है। सेम क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है। तो वही वाला कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में क्या है, तो वही वाष्पीकरण की ज़्यादा गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा होता है। तो आंसर बी है आपका। सेम क्वेश्चन 8 नंबर भी देखो कि सेम क्वेश्चन ही है। जो है भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत के उबलते हुए जल से, तो गुप्त ऊष्मा। 9 नंबर प्रश्न देखो क्या है। 1 ग्राम बर्फ को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720। ठीक है, 720 होगी। इसमें आपका वो दिया है, आपका कैसे कैसे किया है। जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 80 होगी। कैलोरी जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा इसका टू 100 कैलोरी होगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा जो है 540 कैलोरी हो जाएगा। तो 80, 100 और 540 को जोड़ देंगे तो 700 पाएंगे। ठीक है। 10 नंबर देखो कौन सा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो संबंध है उसके बारे में। ठीक है। तो सी है आपका F इजकल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है। चलो 11 नंबर प्रश्न में आओ जल्दी से। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? कितना तापमान होगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ही बताएगा? तो है ये -40। -40 डिग्री एक ऐसा ताप है ना जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में समान ही होता है। अगर हम C/5 इसका टू F -32/9 अगर करेंगे तो उसको हम देखेंगे -40 रखने पर। ठीक है।
तो एफ अगर हम -40 मान लें, -32 गुने 5, ठीक है, 80/5 है तो 5 इधर आ गया आपका बटा 9, तो -72 गुने 5/9 करेंगे तो -40 आएगा, यानी कि दोनों में आपका मान एक ही है। 12 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो -40 डिग्री सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर भी, ठीक है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाएगा। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, फिर उस वही फार्मूला यूज़ करेंगे और उस पर हम बिठाएंगे तो देखो कि दोगुना हो जाएगा, ठीक है। सी इजकल टू आपका 160 आ जाएगा, दुगना। 15 नंबर प्रश्न देखो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य तो उसका शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट में यहाँ पे नहीं दिया है, सेल्सियस में आंसर है तो सेल्सियस में हम 37 डिग्री मानेंगे। फ़ारेनहाइट में जाना होगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा जो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा, 273 प्लस 37 कर देंगे, 273 प्लस 37 करेंगे तो 310 केल्विन होगा, ठीक है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, 310 है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 है और डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में 37 डिग्री, ठीक है। चलो 17 नंबर प्रश्न देखो, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड तो कौन सा, तो 36.89 या 37 डिग्री कर सकते हैं, ओके। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। कौन सा ऐसा मान है जिसमें ऋणात्मक नहीं होता है, कौन सा ऐसा पैमाना है, तो है आपका केल्विन। केल्विन में नहीं होता है, सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में है, रियूमर में है, इस समय ऋणात्मक है, केल्विन में नहीं है, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर जो है 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा फ़ारेनहाइट वाला। अगर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखो क्या है, मानव की औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो, और सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट है, तो यदि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध इतना है तो जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का संबंध क्या होगा, तो सेम चीज़ है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। 40 प्रश्न देखो 22 का, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा बताओ। तो आंसर है आपका ए आंसर है आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो अब आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, 23 नंबर प्रश्न देखो क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। फिर से सारा फार्मूला वैसे ही बैठाते जाएंगे, F इक्वल टू 9/5 गुने आप 50 कर दो, ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड के बदले में आपको 50 लिखना है, प्लस 32 करना है, तो फिर उसके जोड़कर और बटा में करके उसको निकाल दीजिए आप। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखो क्या है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। जो ठंडा देश है वहाँ पे पारा के स्थान पे हम लोग अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर होता है। अल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका यूज, हिमांक काफ़ी नीचे होता है, हिमांक इसका काफ़ी नीचे होता है, ठीक है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी, अगर शून्य से भी कम तापमान है तो माइनस में अगर चला गया है तो उसके लिए ना वो नहीं होता है, मतलब पारा के स्थान पे फिर इसका यूज़ अल्कोहल का करते हैं, जिसे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी द्रव अवस्था में ही बना रहता है ये। और यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर होता है, ठीक है। 25 देखो क्या है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी
हिमरोधी है, ठीक है, हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। स्वचालित इंजन में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं और हिमरोधी के रूप में इसका यूज़ करते हैं। जो इंजन है स्वचालित आपका, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करेंगे हिमरोधी के रूप में। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है, ठीक है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को हम मिलाएंगे तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाएगा, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। 26 देखो क्या कह रहा है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप जो है ना, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। परम शून्य ताप जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर देखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस आपका परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो परम शून्य ताप सेल्सियस स्केल पर भी पूछ सकता है, -273.150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। गर्म करने से विस्तारण क्या होगा? केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है या पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो गर्म करने से क्या होता है? एक्सपेंशन, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, ठीक। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान पर और उसके आयतन का अनुपात होता है। कोई पदार्थ है तो उसका घनत्व क्या होता है? उसके द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। गर्म करने पर किसी भी पदार्थ का आयतन में वृद्धि होगा और उसका घनत्व घट जाएगा। जब किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा, घनत्व घट जाएगा। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इन्वर्सली होता है, इसलिए वो बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ठीक। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, विस्मित, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ जाता है। ढला हुआ लोहा बर्फ है या एंटीमनी है, बिस्मत है, पीतल है आदि क्या होता है? गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ना कहते हैं कि बर्फ अगर पिघल गया पानी वाला गिलास में तो क्या उसका आयतन बढ़ेगा? तो नहीं, उसका आयतन उतना ही रहता है, ठीक है। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है, ये वाला। तो इसका आंसर है Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पर तेजी से पहुंचा, ठीक है। ये वाला पूछेगा नहीं, आइए इसका क्वेश्चन 95 का है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट वही तापक्रम से रिलेटेड है, तापमान को वह स्थिर नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। सेम चीज़ है 33 वाला। ताप अस्थाई जो है क्या है? ताप अस्थाई टेम्परेचर ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन होता है। ताप अस्थाई क्या होता है? साधन होता है, ठीक है। 33 नंबर जो प्रश्न है आपका, ताप अस्थाई जो होता है टेम्परेचर यानी कि ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन होता है, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है थर्मोस्टेट का कार्य करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आपका थर्मोस्टेट का कार्य करता है, एक समान तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। 35 नंबर प्रश्न देखो क्या है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड सुरक्षित तापमान। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है ना, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र यानी कि डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री रखने के स्थान का तापमान जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम
उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चूंकि यह परिसीमा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान होता है। अब 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वो पता नहीं गला कैसे ख़राब हो गया है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर हम फ्रीज में रख देते हैं ना, तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। फ्रिज के अंदर आपका जो है आर्द्रता कम होगी और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। मतलब फ्रिज के अंदर आप रखते हो तो आर्द्रता वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो आर्द्रता कम होने की वजह से क्या होगा कि इसलिए वहाँ पे अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है फ्रिज के अंदर जब हम रखेंगे तो। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आता है, आधुनिक फास्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता जो है अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वे कुरकुरे हो जाते हैं, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखो क्या है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से ना गुप्त ऊष्मा ले लेता है, और जब ऊष्मा ही ले लेगा उसका तो गर्म रहेगा नहीं, तो जिससे पेय जो है ठंडा हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर देखो क्या है। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेट के रूप में अमोनिया का यूज़ किया जाता है, जबकि जब घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है उसमें हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं। जो बड़ा बड़ा कोल्ड वो रहता है ना, तो वहाँ पे अमोनिया का यूज़ करते हैं, और हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो ए तो सही है पर आर गलत है, क्योंकि अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर्स पर द्रवित किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। जबकि आर गलत है, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए निम्न दाब नहीं चाहिए, अपितु परिवेश ताप पर उच्च दाब का जरूरत होता है और परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। तो निम्न दाब गलत हो गया, बाकी आपका सही है। परिवेश ताप पर द्रवित करने के लिए उच्च दाब, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखो क्या है। यदि फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। यदि फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभाव, मतलब बर्फ जिसमें जमता है, अगर वो पूरी तरीके से अगर बर्फ से पूरा लदा हो, भरा हो, तो जो है शीतलन खराब, मतलब वो ठंडा कूलिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। क्या इसका ये कारण है? तो आपका आंसर है यश। हाँ, ए सही है, आर और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। खाद्य पदार्थ एवं जो बर्फ है उसकी ट्रेस निष्कासित जल वाष्प जो है तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों जो बर्फ एकत्रित हो जाती है, यह बर्फ फ्रिज की कार्य क्षमता और शीतलन को प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है, ठीक है। तो उसमें वो आप चालक को दुर्बल है तो कैसे आपका एक्टिव रहेगा सारा चीज़, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखो क्या है। शीशे की छड़ जो है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है चौड़ाई भी बढ़ती है। इसकी लंबाई बढ़ जाती है और परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। शीशे की जो छड़ को भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी कि व्यास में भी वृद्धि होता है, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखो क्या है। एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक वलय पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका
ए है, ठीक है। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है, ठीक है, तो पता है आपको। तथा तापमान से उसका प्रसार बढ़ जाता है। जब गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगा। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ उसका भीतरी व्यास में भी वृद्धि होगा, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकेगा, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आप देखते होगे, अगर कुछ ऐसा किचन में फंस जाता है तो हम लोग गर्म करते हैं, मतलब निकले ये वो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ये सभी पहले का क्वेश्चन है। अभी इस टाइप से पीसीएस में तो नहीं पूछता है। ये आई गेस 99 का प्रश्न है आपका, चित्र वाला। और इसका आंसर है बी, जो मजबूत पट्टियों वाला जो दिया। 43 का भी जो प्रश्न है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म कर दिया जाए तो उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो नहीं, ये तो सही है, ए और आर दोनों सही है, पर आर एक की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तांबे का टुकड़ा और कांच का टुकड़ा में तांबे का टुकड़ा ज़्यादा गर्म लगता है, ठीक है, एक ही तापमान पर गर्म करने। क्योंकि तांबा जो है कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है। तांबा जो है कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए समान ताप पर तांबा और कांच के टुकड़े को गर्म करने पर तांबा अधिक गर्म लगता है। तांबा भी है और कांच भी है। तांबा और कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए समान ताप पर तांबा और कांच के टुकड़ों को गर्म करने तो तांबा अधिक गर्म लगेगा। साथ ही तांबा का घनत्व जो है 8,920 से 8,960 किलोग्राम मीटर पर क्यू तथा कांच का घनत्व सामान्यतः लगभग 2,200 से लेकर 2,800 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है। यद्यपि यह कथन सही है कि मतलब बी गलत है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखो क्या है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों ऐसा होता है बताओ। ठंड के दिनों में देखो बी आंसर, लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए जो है लोहे का गुटका ठंडा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन 41वें का प्रश्न है आपका। लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा के कुचालक है। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है और लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। तो वो तो कम ठंडा होता है, यही कारण है कि ऐसा होता है, ठीक है। 45 नंबर देखो, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। हवा का तापमान बढ़ेगा तो वो ज़्यादा अपने अंदर जल वाष्प को खींचेगा, बढ़ेगा उसको, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्द्रता और तापमान में संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा जल वाष्प को ग्रहण करेगा। हवा जितनी ही गर्म होगी उससे नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। एकदम मतलब भूगोल और फिजिक्स एक ही लगता है, इसलिए भूगोल को साइंस की संज्ञा दी गई है, सब्जेक्ट है ना। चलो 46 नंबर हम लोग देखते हैं। ए जो है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान वृद्धि के साथ घटती है। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो आंसर आपका ए है। जो है कि दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, ठीक है। वायु में तापमान में जब वृद्धि होती है तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। वाष्पीकरण में जब वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो दोनों सही है, पर इसकी व्याख्या तो नहीं करता। अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। ये यूपी पीसीएस 2024 का प्रश्न है आपका। किसी विशेष तापमान पर वायु के द्वारा जलवाष्प की कुल मात्रा को धारण करने की क्षमता की तुलना में उस तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की माप ही सापेक्षिक आर्द्रता होती है। किसी विशेष तापमान पर वायु के द्वारा जल वाष्प की कुल मात्रा को धारण करने की जो क्षमता है
उसकी क्षमता की तुलना में उस तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की माप ही सापेक्षिक आर्द्रता होती है। वायु में जितना अधिक जलवाष्प होता है ना किसी दिए गए तापमान पर, उसमें सापेक्षिक आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी। तापमान के परिवर्तन होने पर सापेक्षिक आर्द्रता में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। भले ही वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा समान बनी रहे, वायु के जो तापमान में कमी होने पर सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है, जबकि तापमान में वृद्धि होने पर सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। तापमान में कमी होगी, सापेक्षिक आर्द्रता वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी, सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी। इसलिए कथन ये तो सत्य है, पर वायु की प्रति इकाई में वास्तविक जल वाष्प की जो मात्रा है वो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसको जो प्रति इकाई में कितना जल वाष्प है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। और तापमान में वृद्धि से अधिक वाष्पीकरण होता है और वायु में जल वाष्प की निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपका आर भी सही है, पर आर की सही व्याख्या नहीं करता। 47 नंबर प्रश्न देखो आओ। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस कारण ओस नहीं बनता है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है और इसलिए ओस के कण वाष्पित होकर चले जाते हैं। ठीक है, 48 में आ जाओ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों पढ़ते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। हाँ, एयर कंडीशनर और कूलर दोनों करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं है। सी सही है, एयर कंडीशनर और आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर तो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ये भी सही है, वायु की गति करते हैं पर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों पता है कि तापक्रम को देखते हैं, वायु की गति को देखते हैं, पर एयर कंडीशनर वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। 49 नंबर, कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापक्रम को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? डेजर्ट कूलर मतलब जो ठंडा करता है डेजर्ट कूलर, वो किस पे आधारित होता है? तो वाष्प शीतलन वाष्प के द्वारा शीतलन के द्वारा। ठीक है, डेजर्ट कूलर वाष्पन शीतलन के कारण वायु को शीतल करता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान पानी वायु से गर्मी ले लेता है, जिससे वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु कमरे में प्रसारित होने पर कमरे के तापमान को ठंडा कर देती है। तो अब ये दिन आ गया है, क्योंकि हम लोग अब मार्च में इंटर कर रहे हैं और उफ गर्मी बहुत पड़ने वाली है इस बार, तो जल्दी जल्दी से पढ़ लो जब तक कि कम गर्मी है। ठीक है, 51 में आते हैं हम लोग। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, 52 में आते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? बताओ कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी? तो 20% आर्द्रता होना चाहिए, मतलब नमी कम और तापमान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो तापमान ज़्यादा नमी कम होगा तो कपड़े सूख जाएंगे। कम आर्द्रता अधिक तापमान में, तो ये कौन नहीं जानता। 53 में आ जाओ। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताओ। नमक डालेंगे तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। पानी में नमक डालने से क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। पानी में नमक जैसी कोई भी अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक डाल दोगे तो सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है और -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब जल्दी से जो है कि आइसक्रीम में इसलिए नमक मिलाया जाता है क्योंकि जल्दी से वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, जब पानी में 54 जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। ये हम लोग 53 में भी देखे हैं। क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक घटता है, क्रमशः बढ़ेंगे फिर घटेंगे, हिमांक बिंदु घटेंगे। ठीक है, 55 में आ जाओ जल्दी से। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो आपका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
मतलब दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या वो नहीं कर रहा है कि क्या भोजन में नमक मिलाना है, ठीक है? ये कहाँ से? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी उबलने लगता है, क्योंकि दाब कम है तो तापमान ज़्यादा उबलने लगता है। पानी का नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर आपका 56 में देखते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो चांदी की परत, थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत यानी कि सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थ को गर्म रख सकते हैं। हम लोग कांच या स्टील वाला जो रहता है तो उसमें हम लोग सिल्वर का लगाते हैं। पर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े का पहनना क्यों आरामदेह है भाई? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते, भेज देते। जाओ जाओ, मेरी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 58 भी सेम चीज़ है। सफ़ेद वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडा होता है, क्योंकि वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ठीक। 59 में आ जाओ, क्या है? कह रहा है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ए भ्रामक है, जाड़ा में नहीं, गर्मी में। और किंतु आर तो सत्य है, क्योंकि अच्छा मतलब ऊष्मा के अच्छे परावर्ती है, मतलब लौटा देते हैं, ठीक है ना। 60 नंबर प्रश्न देखो। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। दोनों सही है। हल्का रंग ऊष्मा को कम लेता है। तो जब तुम काला काला पहन के मत निकल जाना गर्मी में स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। 61 में आ जाओ। शरीर की सतह से संवेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ए और बी दोनों पर। देखो, शरीर की सतह से पसीना बह रही है और जल की हानि निर्भर कर रही है केवल वातावरण के ताप पर या केवल वातावरण की नमी पर? दोनों बात पे, वातावरण के ताप पर भी और वातावरण की नमी पर भी, ठीक। 61 हो गया आपका। चलो, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है जी? पसीना शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की जो दर है, अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे। 1 घंटा में बहुत तो बहुत 2 से 4 लीटर तक पसीना निकलने का एक मतलब माना गया है। या फिर आप 10 से 14 लीटर प्रतिदिन भी हो सकता है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव भी होता है। 63 नंबर प्रश्न। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। 64। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण। 65। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री, शिमला में ये तो वो, ये आपका राजस्थान का प्रश्न है और इसको छोड़ दिया जाए, ठीक ना। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, जो आपका 66 है ना। एक गर्म पिंड में 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय ले रहा है, तो फिर वह 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 90 से 75 में जाएगा तो 25 सेकंड लेगा। 75 सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में उष्मा का वो 25 सेकंड ही लेगा। कहा, इसमें क्या ही लगाना है दिमाग। 67 देखो। हीट वेव के संबंध में हीट वेव बहुत चर्चा में भी था। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री से, ठीक है, अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव भी हम लोग मान सकते हैं। क्या गलत है? वो 40 डिग्री रहता है शायद, ठीक है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री, पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री और ऐसे 40 डिग्री है, तो उसे हीट वेव माना जाता है ना। ये दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। इसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं। गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू हम लोग जिसको कहते हैं, वायु के तापमान की एक स्थिति होती है जो मानव शरीर में संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक या तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। कि यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 40 डिग्री हो और पहाड़ी में 30 डिग्री होना चाहिए। 40 और 30 का होता है कॉम्बिनेशन, या अधिक तक भी हो सकता है। इससे इस स्थिति को हीट वेव माना जाता है, ठीक है। 68 में आ जाओ। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। मतलब आर्द्र आर्द्र जो ऊष्मा होता है ना, वो उमस करता है गर्मी में, है ना।
69 शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा निम्न आर्द्रता से मिला है। 70 क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव तो नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डाल रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड खुद वायु जो है डालता है। ठीक है, वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा में वायु दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो रक्त दाब है यानी कि ब्लड प्रेशर जो हमारा है, अभी तुम लोग का पढ़ाई हो नहीं रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब तुम लोग सीरियसली पढ़ोगे ना, ऐसे ही मतलब दांत मत निकालो, सीरियसली पढ़ो। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर सही रहेगा। इस बाह्य दाब को संतुलित कर देते हमारा पीपी है, परंतु हम पानी के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्योंकि पानी में उपस्थित बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक है। जब हम लोग पानी में जाते तो हमको दाब महसूस करते हैं। हम लोग नदी में कूद जाओ, महसूस करोगे तो क्यों? क्योंकि रक्तचाप से ज़्यादा है इसका दाब। ठीक है ना, वायुमंडल में, वायुमंडल से ज़्यादा हमारा रक्तचाप का है और रक्तचाप से ज़्यादा बाह्य वायु पानी में। ठीक है, 71 देखो ना क्या है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो पहले पूरा पढ़ो। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। कोई जलीय विलयन है, उसका जो क्वथनांक है शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। सही है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये गलत है। तीसरा देखिए, किसी विलयन में जल का जो वाष्प है, वाष्प दाब है, शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, तो ये सही है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग करते हैं तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, तो ये भी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लो इसका। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। नेचुरल हम लोग जानते हैं, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करते हैं। ठीक है, तो इससे विलयन में जल का जो वाष्प दाब है शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में विलयन में कम हो जाता है। किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम देखते हैं जल विलायक से अलग किए जाने पर, तो पराशरण दाब उसका जो है, पराशरण दाब के द्वारा ना विलयन में विलायक का प्रवेश को रोका जा सकता है। किसी विलयन में विलयों के योग जो है, योग से इसका जल विभव जो है बढ़ता नहीं अपितु घट जाता है। इस प्रकार विकल्प आपका ए सी डी जो है सही है, बी गलत है। ठीक है, 72 ऊंचाई की जगह पर पानी का क्वथनांक, अगर पानी का जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? हम ऊंचाई पे जाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जब कम हो जाता है ना, तो उबलने का बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है नीचे आ जाता है। जहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम लग रहा है वहाँ पे जल्दी उबलेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। उसी पॉइंट पे वो उबलने लग जाता है। उससे ज़्यादा पे उबलता, लेकिन उसी पे उबलने लग जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब जब कम होता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है और जल जो है कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है, क्योंकि जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। ठीक है, अब देखो 73, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। ऊंचाई बढ़ा और जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो घट गया। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ऊंचाई बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो घट जाता है। हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ऊंचाई बढ़ेगा यानी कि वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, कम होगा सॉरी, तो जल का क्वथनांक भी घट जाएगा, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, कॉमन सेंस। आ जाओ आप 74 में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों जी? क्योंकि अधिक दाब पर ना, अधिक पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तो खाना जल्दी पकता है। अधिक दाब जब रहता है, देखो दाब ज़्यादा रहना चाहिए खाना पकने के लिए, तो कुकर से पता चल रहा है हम लोग को। तो अधिक दाब रहेगा तो पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब देखो कि कम हो जाता है। कम हो जाता है तो खाना जल्दी कैसे पकेगा बताओ? तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है,
प्रेशर कुकर अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तो सेम चीज़ है। 75 देखो प्रेशर कुकर वाला सेम चीज़ है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 76 में भी वही है सेम टू सेम। 77 में भी वही है, 78 में भी देखो वही है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ने लगता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। 79 में भी सेम टू सेम, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है। 78 में भी देखो सेम टू सेम, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, तापक्रम भी बढ़ जाता है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न में आओ। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है, तो दोनों सही हैं, पर इसकी व्याख्या ये नहीं है, मतलब हैंडल लगा रहता है क्यों, क्योंकि वो मजबूत होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका बॉक्स देखते हैं हम लोग। खाना पकाने के लिए बर्तन जैसे प्रेशर कुकर वगैरह है आदि, लकड़ी या एबोनाइट का हैंडल लगाए जाते हैं उसमें, क्योंकि लकड़ी इसलिए क्योंकि वो एबोनाइट उष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए ना कि मजबूत है, मतलब इसके लिए तो है कि मजबूत है, बट उष्मा का कुचालक। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न। 81 में देखो, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। कोई कुकर में अगर खाना बना रहे हैं तापमान पर, तो जिस तापमान पर हम खाना बनाते हैं तो किस बात पर निर्भर करता है। तो सी 1 और 3 आंसर है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। दूसरा आपका तीसरा है कि ढक्कन का भार और छिद्र का क्षेत्रफल। देखो ना, छिद्र अगर ढक्कन का बंद रहता है तो कई बार सीटी नहीं मारते, ठीक ना, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा सही नहीं, ज्वाला का तापमान से मतलब नहीं। ठीक है। खाना प्रेशर कुकर में जो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब दे रहा है, तो खाना बनाने की व्यवस्था इसमें होती है, तो अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप पर ये गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक भी अधिक हो जाता है। और प्रेशर कुकर में दाब और खाना बनाने का तापमान जो है ढक्कन में स्थित क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर भी निर्भर करता है। ठीक है। 82 में आता, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करेगा किस पर, उसके छिद्र के छेद जो है उसका क्षेत्रफल पे, उस पर रखा गया जो वजन है, यानी कि उस पर प्रेशर कुकर का जो वजन है उसके ढक्कन का। ठीक है। 83 में आते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। क्या ताप तथा उबलता जल दोनों में ऊष्मा की मात्रा एक साथ होती है। भाप और नहीं नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। भाप अलग, उबलता जल अलग। ठीक है। क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है ना, और गुप्त ऊष्मा के बारे में बताए हैं 540 कुछ हम लोग पढ़े थे उसमें। दूसरा देखो क्या कह रहा है, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा, जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ना ना, ये कैसे। अच्छा, पहला वाला जो था ना उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, उसमें ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री का अगर वाष्प ले ले, 100 डिग्री का जल है, 100 डिग्री का आपका वाष्प है, तो उसमें अंतर यह है कि वाष्प वाला में लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होता है। फिर दूसरा देखो, बर्फ का गुप्त ऊष्मा और जल का वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होगा। बर्फ का संगलन का गुप्त ऊष्मा और जल का वाष्पन का गुप्त ऊष्मा क्या बराबर होगा। नहीं। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा लगभग तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल का जो वाष्पन का गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इस प्रकार एक और दो दोनों गलत है। तीसरा देखिए, वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो 3 सही है, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है। अब हम लोग 84 में आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका ख़त्म ही है ये, बहुत प्रकाश की तरह नहीं कि एकदम 160 प्रश्न हो, ये कम है। ठीक है ना। चल, जब किसी बोतल में पानी भर जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, तो किसको नहीं पता है। ठीक है। बोतल में पानी भर जाता है तो जमने पर बोतल टूट जाती है। ठीक। ये पास सेम क्वेश्चन 85, 86 में क्या है, गिलास में तैरता हुआ बर्फ है, उसका टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो क्या पानी का स्तर वही रहेगा। वही रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का जो टुकड़ा है पिघलता है तो उसका आयतन वही रहता है। ठीक
है। 87 देखो, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो बादल वाली रातें हैं वो गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर लेती है, अपने में बांध के रखती है। बादल तो कैसे छोड़ेगी ही नहीं गर्मी को, ऊपर जाने नहीं देगी, तो गर्म ज़्यादा लगता है। 88 में देखो, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। कि सेम चीज़ है, बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देता है। 89 में आ जाओ, क्या कहता है? कह रहा है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करता है। नो नो नो, ऊपर क्या पड़े हैं, तो गलत ना हो गया। दूसरा देखो, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली जो अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभावित होता है, तापन प्रभाव होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण हो जाए और तापन प्रभाव, ये गलत है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर। आप निम्न ऊंचाई पर स्थित घना बादल जो है मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं एवं पृथ्वी की सतह को ये शीतल रखते हैं। सौर विकिरण को ले लेते हैं और पृथ्वी की सतह को ये शीतल रखते हैं। निम्न ऊंचाई पर जो घने बादल है मुख्य रूप से, तो सौर विकिरण को परावर्तित करके पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित जो पतले मेघ मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को संचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोककर पृथ्वी की तरफ लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही तो है ही नहीं। चलिए, 90 नंबर प्रश्न अब आपका खत्म होने वाला है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा के अपेक्षा अधिक होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होता है। 90 नंबर आपका प्रश्न है, तो आंसर है आपका डी, यानी कि कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। कथन एक गलत है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागर के बीच तापमान जो है आपका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा नहीं है। शीत ऋतु की अपेक्षा दोनों का कॉन्ट्रास्ट जो है अधिक नहीं होता। ठीक है, और दूसरा सही है, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। जल का भूपृष्ठ की अपेक्षा विशिष्ट ऊष्मा उसका अधिक होता है। ठीक है, तो दूसरा सही है। पहला आपका डिस्क्रिप्शन ही बहुत बड़ा है, लेकिन देखो वीडियो बड़ा करने के पीछे मत भागो, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है यहाँ पे, प्लस बॉक्सेस भी आपका पढ़ दे रहे हैं, आपका मेहनत बच रहा है। बस आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। आप पीडीएफ खोल के बैठ जाओ, मेरा वीडियो लगा लो, और आपके पास तो टैब भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, तो ऐसा कर सकते हो कि लैपटॉप पे आप ना अपना पीडीएफ खोल लो और मोबाइल में मेरा वीडियो लगा दो, आपका रिवीजन हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो आपका 91 प्रश्न में आते हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में फल रखते हैं तो अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने और उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक हो जाती है। शीत प्रकोष्ठ में कम श्वसन दर वाली परिस्थिति में फलों को अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं। 92, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यश, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। ये आर वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि प्रोटीन के बने हैं उष्मा का कुचालक, ऐसा कुछ। ठीक है, ए सही है आपका कि ठीक है, ऊनी जो है रेशे एक विशेष प्रकार, ए सही है, सॉरी, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं किंतु ऊष्मा का कुचालन ये नहीं करते। विशेष प्रकार का प्रोटीन से बना तो होता है पर ये ऊष्मा का कुचालक। इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण ऐसा होता है। 93 नंबर प्रश्न देखो, अब खत्म है, 95 तक ही था। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताओ तो? तापमान के बढ़ने पर तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। सही है, हाँ सही। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में जो ध्वनि वेग है
वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। सही है ना? सही है। वायु में जो ध्वनि वेग है दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी आपका सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। आयाम है, आवृत्ति है, उसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वायु में आर्द्रता के बढ़ने पर जो वायु में ध्वनि वेग है वो कम हो जाता है, यहाँ ये कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कम नहीं होता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि वेग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि वेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने के साथ ही वायु के घनत्व में कमी आ जाएगी। और आपका सी सही नहीं है। 94, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो क्या होगा? आप करना ना, गर्मी आ रहा है तो खोल के रखना दरवाज़ा, तो आपका कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है। 95, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। तो आपका ये ख़त्म। इसके बाद हम लोग कल तरंग गति करेंगे, और इसको जल्दी से ख़त्म करो। आज हो सकता है तो घटना चक्र ख़त्म ही कर दो। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।